पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है, और इस बीच अगर बात की जाए 28 तारीख को पहले चरण का जो नॉमिनेशन था वो समाप्त हो चुका है, और बिहार में पहला चरण का चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को होने जा रहा है। तो इन सब पे बातें करने के लिए बाबा से पहले चरण की 4 सीटों पे कौन किसे दे रहा है पटकनी, काउंटडाउन शुरू होता है। तो इसके लिए आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नहले पे दहला में। तो चलिए पहले चलकर बाबा से बातें करेंगे और जानेंगे कि गया से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के सामने आरजेडी के कुमार सर्वजित मौजूद हैं। तो बाबा, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए वैद, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग दिन भर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान, उनके द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजी, सब पर मंथन कर रहे हैं। और उस मंथन का नतीजा यही निकल के आ रहा है कि अभी तक जो बिहार में लड़ाई है वो दो कोनों पे चल रही है। पहला कोण है एनडीए और दूसरा कोण है इंडिया। ये दोनों ही गठबंधन अपने अपने हिसाब से दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है, वो हमारी टीम लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। आपने सबसे पहले गया की चर्चा की। गया जीतन राम मांझी, और ये मांझी का कहा जाए तो चारागाह कहा जाता है। यहाँ अब तक लंबे समय से 25 साल मांझी का ही राज रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये रिजर्व सीट 56 वर्षों से लगभग रहा है। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी की, जिनकी चर्चा आपने की, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं एनडीए से, जीतन राम मांझी यहाँ 2 बार चुनाव हार चुके हैं। तो क्या वो हार की हैट्रिक लगाएंगे, या फिर इस बार कुमार सर्वजीत के साथ वो अपनी जो सुखाड़ है हार की, उसको बाढ़ में बदलेंगे जीत के से। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सीट पर आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। उससे पहले नीतीश कुमार ने अपना कार्यक्रम बनाया था कि नीतीश कुमार यहाँ जाएंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए रोड शो करेंगे, जो कार्यक्रम आगे के लिए निरस्त कर दिया गया। लेकिन इस बीच में जब से आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने हैं, तब से लगातार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी काफी जोश में नजर आ रहे हैं, और कुमार सर्वजीत जीत जाए इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ चूंकि रिजर्व सीट तो है ही, लेकिन ये पहला ऐसा रिजर्व सीट है जहाँ एससी के लोग, जिनमें मांझी हैं, धोबी हैं, पासवान हैं, पासी हैं, और भी कई एससी के लोग हैं, जो 2,50,000 के आसपास हैं। वहीं अगर बात करें पिछड़ा और अति पिछड़ा, तो ये भी निर्णायक भूमिका में है। वैश्य समाज के लोग यहाँ 2 लाख के आसपास हैं। एमवाई समीकरण की अगर बात करें तो 2.5 लाख के आसपास यहाँ यादव हैं, और मुस्लिमों की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है। लेकिन निर्णायक भूमिका में यहाँ सवर्ण और पिछड़ा अति पिछड़ा जो शेष बच जाते हैं, 27% पिछड़ों में यादवों को छोड़ करके, वो यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ पर भूमिहार और राजपूत की संख्या अगर मिला के देखें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास है, और ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि अब तक यहाँ से एनडीए जीतती आ रही है पिछले कई चुनाव से। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल ने एक समीकरण बनाया है, और यहाँ मांझी से अलग एक उम्मीदवार को उतारा है। हालांकि हमने पहले भी आपको बताया कि 25 साल से मांझी का कब्जा है, तो क्या इस बार मांझी का कब्जा हटेगा? दावा तो यही कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद ने एक नया जो समीकरण गढ़ा है, उस समीकरण में वो अति पिछड़ा और पिछड़ा के वोट को अपने तरफ करने के लिए आपने देखा होगा कि किस तरह से जातीय समीकरण बैठाए हैं। इसी चुनाव में आपने देखा कि 2-2 कुशवाहा को उतार करके उन्होंने लौकुश समीकरण में सेंधमारी करने का कोशिश किया है। तो गया की सीट में लड़ाई अगर देखें तो मजबूत लड़ाई होगी, और जीतन राम मांझी के लिए आसान नहीं होगा 2 बार हार के बाद तीसरी बार जीतना। लेकिन चूंकि उनके साथ नीतीश कुमार भी हैं, जो ऐसा नहीं हुआ है अब तक पिछली बार जो चुनाव लड़े थे वो महागठबंधन से लड़े थे, हार गए करीब 1.5 लाख वोटों से। इस बार जीतन राम मांझी पूरा आशान्वित है कि वो जीत जाएंगे। नीतीश कुमार से लेकर के नरेंद्र मोदी तक सभी उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लड़ाई कड़ी है। कुमार सर्वजीत उनको कड़ा टक्कर दे रहे हैं, और कुमार सर्वजीत मत कहिए, यहाँ जो लड़ाई है वो जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार वर्सेस लालू प्रसाद और मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी कभी जीतन राम मांझी के बहुत अच्छे मित्र में से रहे हैं, और 2020 में दोनों 4-4 सीट जीत करके आए थे एनडीए के तहत। अब देखना दिलचस्प होगा कि गया की जंग में जब प्रधानमंत्री वहां
भाषण देकर के आते हैं और 19 तारीख को जब यहाँ की जनता वोट करती है तो मांझी या फिर सर्वजीत, ये फैसला जी हो जाएगा। 4 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे। जी। अब अगर बात की जाए बाबा, अभी आपने कुशवाहा समाज के बारे में कहा, तो चलिए चलते हैं अब औरंगाबाद से। बीजेपी के सुशील सिंह के सामने आरजेडी के अभय कुशवाहा मौजूद हैं, इनके बारे में क्या कहना है बाबा? देखिए, औरंगाबाद की जब चर्चा करते हैं अपना, तो आपको एक मूंछ कड़ा कड़ा किए हुए, साफा बांधे हुए सर पे और हाथ में एक राइफल नजर आएगा, यानी कि ये चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का मतलब राजपूतों का ठाठ। अब तक यहाँ रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ राजपूत ही, मैंने कई अखबारों के लिए, कई अलग अलग चैनल्स के लिए मैं विशेष लेख लिखता रहता हूँ। मैंने लिखा है संपूर्ण भारत के लिए भी, मैंने इस पर बड़ा लेख लिखा है औरंगाबाद को लेकर के, तो वो भी मौजूद है। इन औरंगाबाद की सीट की जब चर्चा हम करते हैं तो यहाँ सीधे नजर आता है कि यहाँ कौन राजपूत है। राजपूतों पर यहाँ दाव खेला जाता है और दाव सफल भी रहा है। कभी आपने देखा होगा कि यहाँ से और दूसरे परिवार के लोग भी जीते हैं, दूसरे खेमे से। यहाँ कभी कांग्रेस भी जीती है, लेकिन सुशील सिंह पिछली 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, 2009, 2014, 2019। चौथी बार वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये बात हम इसलिए कहना शुरू कर चुके हैं क्योंकि यहाँ जिस तरह से लालू प्रसाद ने एक नया एंगल, कुशवाहा एंगल दे दिया है, और कुशवाहा समाज के लोगों का वोट हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है जी। यहाँ कुशवाहा समाज के लोगों का अगर वोट देखा जाए तो सब मिला जुला करके करीब 1.5 से 2 लाख के आसपास पड़ता है। इसमें और भी कई लोग हैं। यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा जो है ना, वो मिलकर के फैसला करते हैं। डांगी, कुशवाहा, MY, इन सारी बातों को मिला करके इस बार लालू प्रसाद ने एक ऐसा यहाँ जो मामला सामने रखा है, इससे लग रहा है कि लड़ाई जो है वो बड़ी कड़ी होने वाली है। सुशील सिंह के लिए आसान नहीं होगा चौथी बार जीतना। सुशील सिंह पिछले चुनाव में 2019 में 4,27,000 वोट लेकर के आए थे, जबकि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जो उपेंद्र प्रसाद वहां चुनाव लड़े थे। आपको पता होगा कि 2019 में जो 3 सीटें मिली थी, उनमें से एक हिंदुस्तानी अवाम को ये औरंगाबाद की सीट भी मिली थी। यहाँ उपेंद्र प्रसाद डांगी जाति से आते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था, 3,57,000 वोट लेके आए थे। इसका मतलब है कि हार जीत का आंकड़ा लगभग 1 लाख के आसपास रहा है। तो यानी कि टक्कर कहीं ना कहीं उपेंद्र प्रसाद ने अच्छा दिया है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। लेकिन इस बार अभय कुशवाहा पर भरोसा करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने MY समीकरण के साथ साथ कुशवाहा, दांगी और अन्य जातियों को जोड़ करके एक अच्छा खासा किया है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। उसने वही उपेंद्र प्रसाद जो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से थे, उन्हें अपने दल में ज्वाइन करा करके, भाजपा में ज्वाइन करा करके इनको एक अच्छा खासा स्थान दे दिया है। यानी कि दांगी जाति के वोट को भी अपने तरफ करने का पूरा तैयारी हुआ है। निखिल कुमार, जिनको नहीं मिला है, वो भी नाराज हैं। यहाँ राजपूतों की संख्या अगर बताएं तो 2 लाख राजपूत हैं, भूमिहार 1 लाख हैं। महादलित, यहाँ दलित महादलित की बात करें तो 2 लाख के आसपास है। पिछड़ा अति पिछड़ा 2.5 लाख के आसपास है। यादवों की संख्या यहाँ 1,90,000 से 2 लाख के आसपास है। तो वहीं 1,30,000 से 1,50,000 के आसपास मुस्लिम है। कुशवाहा की संख्या भी 1,30,000 के आसपास है। यानी कि आप जातीय समीकरण भी समझ गए। अगर थोड़ा सा अभय कुशवाहा दाएं बाएं कर लिए, यानी महादलित में सेंधमारी कर लिए, अति पिछड़ों में सेंधमारी कर लिए, तो यहाँ लड़ाई कड़ी हो जाएगी। और यहाँ जो चित्तौड़गढ़ में राजपूतों का ठाठ होता था, 2 ही परिवार का नाम आता था, उसमें सेंधमारी की जा सकती है। जी। अब अगर बाबा बात की जाए नवादा सीट की, तो वहाँ पे CP ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर मौजूद हैं और उनके सामने आरजेडी से श्रवण कुशवाहा नजर आ रहे हैं। बाबा, इनके बारे में क्या कहना है? अभी हम चर्चा कर रहे थे औरंगाबाद की। औरंगाबाद में कुशवाहा समीकरण लगाया गया है। यहाँ भी इसी तरह का कुछ प्रयास किया गया है, और इस प्रयास में कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि नवादा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूमिहार खाली नाम दे दीजिए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जीत गए आप। अगर आप NDA से हैं तो। लेकिन इस बार लड़ाई को बहुत ही अलग ढंग से चेंज कर दिया है लालू प्रसाद ने। यहाँ श्रवण कुशवाहा को देकर के, चूंकि श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर में काफी फास्ट डिफरेंसेस है। एक डॉक्टर के बेटा हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तो दूसरा श्रवण कुशवाहा कम पढ़े लिखे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ श्रवण कुशवाहा को देने का एक और कारण हो सकता है कि नवादा की जो 6 सीटें हैं, उसमें से 3 पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, और राष्ट्रीय जनता दल इन क्षेत्रों में डोमिनेट भी करती है।
तो देखना जी। दिलचस्प होगा कि 2014 से 2019 और 2024 की बात करें तो यहाँ 2014 में हर बार यहाँ कुछ न कुछ नया परिवर्तन होता है। दोनों के दोनों उम्मीदवार एकदम बिल्कुल फ्रेश हैं। यहाँ श्रवण कुशवाहा के विरुद्ध आपको पता है कि विभा देवी और राजवल्लभ यादव हैं, उनके परिवार के लोग भी नाराज हैं। पिछली बार जी। चंदन सिंह के अगेंस्ट विभा देवी लड़ी थी, 4,95,000 वोट आया था चंदन सिंह को, तो विभा देवी भी 3,47,000 वोट लेकर के आई थी। लगभग 1.5 लाख के आसपास का अंतर नजर आ रहा है। जी। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि यहाँ यादव वर्सेस भूमिहार, यही जी। लड़ाई मेन है। लेकिन निर्णायक भूमिका में यहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। वहीं आप जी। बता दें कि ब्राह्मण और मुस्लिम मिल करके यहाँ की जीत हार का फैसला करते हैं। वोटरों में जो कुछ भी हो, लेकिन इस क्षेत्र का एक खासियत रहा है कि ये अब तक भाजपा या कहा जाए एनडीए के पाले में जाता रहा है। 2014 में गिरिराज सिंह काफी ड्रामा हुआ था, नवादा छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन खैर उनको छोड़वाया गया। इसको लेकर के कि एलजेपी के साथ एक सामंजस्य बिठाना था, यहाँ एलजेपी चुनाव लड़ी थी। 2019 में चंदन सिंह जीते थे और 2024 में फिर से उम्मीदवार बदला, विवेक ठाकुर भाजपा के फिर से यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ भी लड़ाई लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं कड़ा कर दिया है। अब बाबा अगर बात की जाए जमुई सीट, वहां पे चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपीआर से अरुण भारती के सामने, आरजेडी की तरफ से अर्चना रविदास जी सामने है मैदान में। इनके बारे में क्या कहना है बाबा? देखिए, जमुई सीट की जब चर्चा आप शुरू करते हैं ना, तो यहाँ आपको चेहरा एक नजर आता है, वो है चिराग पासवान का। जी। 2014 में जब एक्टिव राजनीति में चिराग पासवान आए थे तो पहले ही उड़ान में उन्होंने जमुई को चुना और जमुई की जनता ने उनको फुल सपोर्ट दिया। तब रामविलास पासवान का एक अलग औरा था, दलितों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। अगर कहा जाए तो बाबा साहब के बाद अगर दलितों के नेता के रूप में किसी को इतना मान सम्मान और इतनी लंबी राजनीति जिसने की हो, जिसने करीब 5-5, 6-6 प्रधानमंत्रियों के साथ केंद्र की सत्ता में भागीदारी निभाई हो, ऐसे रामविलास पासवान के पुत्र हैं। एक तो ये विशेषता, दूसरी विशेषता है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि जो है एक युवा नेता आइकॉन के रूप में स्थापित हो गई है। अब इस बार उन्होंने जमुई से अपने पिता की जो सीट थी, विरासत के एक तरह से कह लीजिए हाजीपुर, उस हाजीपुर की सीट पर अपने किस्मत आजमाने का फैसला किया है। वहां के लोगों को के लिए जो रामविलास पासवान ने काम किया था, जो अधूरे रह गए थे, उन काम को पूरा करने का उन्होंने जिम्मा उठाया है। तो वहीं आपको बता दें कि जमुई की जनता से उन्होंने वादा किया है कि भले ही सांसद कोई हो यहाँ का, लेकिन एक तरह से आप मान के चलिए कि जमुई का सांसद चिराग पासवान हमेशा रहेगा। और जमुई के अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति भी अगर चिराग पासवान को एक फोन मात्र कर देगा और उन्हें इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि उस आदमी को उनकी जरूरत है, तो वो बिना हिचक सब काम छोड़ छाड़ करके जमुई के लिए पहुंच जाएंगे। ये एक बड़ी बात है। यहाँ उनके जो जीजा जी हैं अरुण भारती, वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने, एक तरह से नहीं होता है कि बदले में कुछ दीजिए, जैसे आपने सोना वोना गिरवी रख करके नहीं आप पैसा वैसा ले लेते हैं, आजकल चल रहा है, तो उसी तरह से अपने जीजा अरुण भारती को जमुई में गिरवी रख करके वहां काम करना चाहते हैं चिराग पासवान। यानी किसी भी तरह से जमुई की जनता को कोई समस्या नहीं हो। अब इस पर कितना जमुई की जनता उनका साथ देती है अलग बात है, लेकिन अर्चना रविदास की बात करें तो आरजेडी ने इन पर भरोसा किया है। काफी प्रखर हैं, तेज तर्रार नेता हैं, और जमीनी बात अगर करें तो यहाँ बहुत सारा मेहनत वो कर रही हैं। इसके अलावे अगर बात करें आपको, तो अरुण भारती कोई परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी माँ भी रही है विधायक, उनकी माँ ने भी लंबी राजनीतिक पारी खेली है। रामविलास पासवान के दामाद हैं, इसलिए भी परिचय के मोहताज नहीं। चिराग पासवान के जीजा हैं, एक और बड़ी बात है। इन सारी बातों को लेकर के एक तो परिवारवाद का भले ही आरोप लगता हो, लेकिन अर्चना रविदास टक्कर में हैं। और यहाँ आपने देखा कि किस तरह से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद जैसे ही एंट्री होती है मुकेश सहनी की इंडिया गठबंधन में, आप फौरन देखे होंगे कि तेजस्वी यादव लेकर के उनको पहुंच जाते हैं वहां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और उनके किए गए वादों को सीधे शून्य बताते हुए अर्चना रविदास के पक्ष में वोट करने की बात करते हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने यहाँ 5,29,000 वोट लाया था, तो वहीं भूदेव चौधरी को मात्र 2.88 2,88,000 वोट मिले थे। यानी कि जीत हार का आंकड़ा समझ सकते हैं कितना लंबा होगा।
इस बार भी जी इस आंकड़े को और ज्यादा बड़ा करने के लिए, जीत हार के अंतर को और बड़ा करने के लिए लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे थे। नीतीश कुमार एक लंबी जो दोनों के बीच में विषमता थी, दूरियां थी, उसे घटा करके मंच पर ही आपने देखा कि किस तरह से आशीर्वाद दिया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। जमुई में भी 19 तारीख को जब वोट होगा तो ईवीएम में यहाँ के उम्मीदवारों का जो भाग्य है वो कैद हो जाएगा। 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तो ये पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और जीत हार का अंतर क्या होता है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बाबा। जैसे कि उन्होंने बताया कि मतलब अभी जो पहले चरण की जो चुनाव होने जा रही है बिहार में, जिसमें से अभी हमने बात किया गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई को लेके, तो बाबा ने कितने अच्छे तरह से विश्लेषण के तौर पे सभी सीटों के बारे में बताया कि किनकी दावेदारी वहां पे भारी है और किनकी थोड़ी कमजोर। तो और भी ऐसे अपडेट के देखने के लिए बने रहें आप भारत लाइव के साथ और अपने पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला देखते रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।